हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब अपने अगली अकाउंटिंग टर्म पर हम चलेंगे। और मेरे दोस्तों, इसका नाम है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू नाम से ही मज़ेदार मज़ा आ जाता है सुन के ही कि भाई कुछ ना कुछ आने वाला है। ठीक बात है कि नहीं? तो जो रेवेन्यू है, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए कि सेल से सामान बेच करके जितना भी पैसा आया ना, वो रेवेन्यू है। यानी मान लीजिए कि हमारा स्टेशनरी का काम है और हमने पूरे साल में 1 लाख रुपए की सेल की। वो सेल ऑफ गुड्स से आया हुआ जो पैसा है, वही रेवेन्यू है। समझे मेरी बात के नहीं? तो मान लीजिए कि किसी ने सोचा कि यार क्यों ना बर्गर जो है, बर्गर बनाने का और बेचने का काम शुरू किया जाए, क्योंकि बच्चों को आजकल बर्गर का बहुत शौक है। तो भाई अब जिस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना बर्गर बनाकर बेचा जाए, तो भाई इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आइए देखें। ये तो बात तय है, जितने रुपए में बेचोगे और जितना पैसा आया वो रेवेन्यू है। लेकिन एक कहानी सुन लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। और कहानी में सबसे पहला पॉइंट यही है, सेल करने से जो पैसा आया वो, मान लीजिए 12 रुपए में कुछ आपने सामान बेचा, वो 12 रुपए रेवेन्यू है। वो 12 रुपए रेवेन्यू है। और उस चीज को खरीदने में या उसको बनाने में जितना खर्चा हुआ, मान लीजिए 10 रुपए वो आपकी कॉस्ट है। तो जब 10 की चीज को 12 में बेच दिया, तो 10 रुपए कॉस्ट और 12 रुपए रेवेन्यू। लेकिन उसमें जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिले, वो प्रॉफिट आपकी इनकम है। यानी यहां से तीन चीजें निकल के आती हैं। पहली बात ये कि हमें रेवेन्यू के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें कॉस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। और तीसरी बात, प्रॉफिट या इनकम के बारे में मालूम होना चाहिए। तो जब हम यहां पर बोलते हैं 10 की चीज 12 में बेच दी, 2 का प्रॉफिट कमाया, तो जो 12 रुपए हमारे टोटल जेब में आए वो रेवेन्यू कहलाता है। तो बर्गर बेचने वाले व्यक्ति ने सोचा कि चलो भाई क्या करें। ध्यान से सुनिएगा। तो ये थे मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने सोचा कि भाई क्यों ना बर्गर बनाया जाए, और बर्गर ही उसका आउटपुट है। जो वो प्रोड्यूस करेगा वही उसका आउटपुट भी है। यही आउटपुट जिसमें वो डील कर रहा है, ये उसके लिए कहलाती हैं गुड्स। द थिंग्स, द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स, दे आर नोन एज गुड्स। तो जब इसने बर्गर बनाने का निश्चय कर लिया, तो इसके लिए गुड्स क्या हो गई? मिस्टर एक्स के लिए गुड्स हो गई मेरे दोस्तों ये बर्गर। जो काम इसने ये किया, यही इसका मेन बिजनेस है। यही इसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी भी है। और ये जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है, माय डियर फ्रेंड्स, इसी से लगातार इसके पास पैसा आएगा। उससे आने वाले पैसे को ही हम सेल का अमाउंट बोलते हैं, विच इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने बर्गर बनाए, तो बनाने का भी तो वही खर्चा आया होगा, कोई कॉस्ट आई होगी, वो अलग चीज है। लेकिन इसने उस बर्गर को कितने रुपए में बेचना है, उसके लिए उसे प्राइस रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये सोचता है कि मैं 100 रुपए का एक बर्गर बेचूंगा, तो भाई ये हो गया उसका एक बर्गर से आने वाला प्राइस। मान लीजिए कि जैसे ही उसने एक शॉप खोली, तो पहले दिन में उसके 4 बर्गर बिक गए। 4 बर्गर बिके, तो भैया 100 रुपए का एक बर्गर था, यानी 400 रुपए उसके पास आ गए। अब 4 बर्गर के 100 रुपए ईच के हिसाब से जो टोटल ये 400 रुपए आए, ये है आपका टोटल रेवेन्यू। सेल से आने वाला जितना भी अमाउंट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन इन 4 बर्गर्स को बनाने के लिए खर्चा भी तो आया होगा, कॉस्ट भी तो आई होगी। जैसे कि हमने कहा कि हमने जब इसे बनाया तो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो भाई इसको बनाने के लिए इनपुट भी तो चाहिए। इनपुट में बन, उसकी पैटी, ऑयल, गैस, सॉस, चीज, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। बोलो यस और नो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए इन सारी की सारी चीजों में हमने जब खर्चा किया, तो खर्चे हुए
और उसकी कॉस्ट आई बनाने की 60 रुपए पर बर्गर। यानी इन सब चीजों को लिया गया, सब पर थोड़ा थोड़ा खर्चा हुआ, तो एक बर्गर को बनाने का जो एक्सपेंस आया माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सपेंस जो है वो क्या है, वो है 60 रुपए पर बर्गर। तो भाई 4 बर्गर बनाकर जो बेचे उनकी कॉस्ट टोटल कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड्स, एक बर्गर का 60 तो 4 का बन गया 240, यही 240 रुपए टोटल कॉस्ट हो जाएगी। क्या ये बात सभी को समझ में आई? यही क्या बन जाएगी, यही बन जाएगी टोटल कॉस्ट। अब 400 रुपए का टोटल सामान बेचा, 240 रुपए का ये टोटल इस पर खर्चा हुआ, 160 रुपए जो बच गए मेरे दोस्तों, यही टोटल प्रॉफिट था, यही इनकम थी। राइट? तो ये थी कहानी जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हर बिजनेस की कोई एक मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, कोर बिजनेस एक्टिविटी होती है, जो हमारे इस केस में क्या थी, बर्गर। उस कोर एक्टिविटी से आने वाला पैसा, भाई चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, जिन चीजों को हम खरीद कर बनाकर बेचते हैं, जो टेंजिबल है वो गुड्स कहलाती हैं। सर्विसेज जैसे कि लॉयर की सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, वो दिखाई तो नहीं देती, इनटेंजिबल है, लेकिन उसका भी पैसा दिया जाता है। तो आप चाहे गुड्स प्रोड्यूस करें चाहे सर्विसेज प्रोड्यूस करें, जो भी आपके बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे आने वाला सारा पैसा मेरे दोस्तों रेवेन्यू कहलाता है। तो हर बिजनेस की कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे कि एयरटेल की बात करें, वोडाफोन आइडिया की बात करें, जियो की बात करें, इनकी कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी टेलीफोन सर्विसेज है, इंटरनेट को प्रोवाइड करना है, ये उसके लिए चार्जेस लेते हैं, इनका रेवेन्यू वहां से आता है। ये लोग सेल ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। उसी तरह से ऑटो चलाता है कोई, बस चलाता है, ट्रेन है, एयर है, इस ट्रैवल की भी सर्विसेज दी जा रही हैं। कोई सामान नहीं बेचा जा रहा, सर्विसेज बेची जा रही हैं। उसी तरह से स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, ये सब एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भैया उसके जो ये चार्जेस ले रहे हैं, यहीं से आने वाला ये सारा का सारा पैसा रेवेन्यू कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो ये सेल ऑफ सर्विसेज थी, गुड्स तो सबके सामने बहुत सारी। तो भाई सेल से आया हुआ सारा पैसा रेवेन्यू हो गया। अब जरूरी तो ये है नहीं कि वो सारा का सारा पैसा कैश में आ ही जाए। वो रेवेन्यू जो है, वो टोटल जो सेल हो रही है, जरूरी थोड़ी सारे पैसा दे ही दें। अगर वो पैसा दे देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वो कैश सेल है। और अगर वो कहेंगे जी अभी नहीं देंगे, थोड़ा बाद में देंगे, यानी आपने उधार पर बेचा, क्रेडिट पर बेचा, तो वो जो सेल है वो कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। तो जो रेवेन्यू आपको मिला, भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो रेवेन्यू अभी मिल जाए, विच इज ऑलरेडी रिसीव्ड। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो रेवेन्यू अभी नहीं मिला, वो मिल जाएगा, लेना बाकी है, वो रिसीवेबल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सेल से आने वाला पैसा, चाहे वो अभी मिल जाए चाहे फ्यूचर में मिलेगा, टोटल मिला के वो टोटल रेवेन्यू ही कहलाता है। चाहे वो पैसा इमीडिएटली मिल गया, रिसीव्ड है, चाहे वो फ्यूचर में मिलेगा, वो रिसीवेबल है, तब भी वो कहलाएगा क्या, वो रेवेन्यू ही कहलाएगा। सो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। या तो रिसीव हो गया, मिलेगा फ्यूचर में, दोनों में से एक बात है। अगर मिल गया तो भैया कैश है, और रिसीवेबल यानी उधार पे बेचा, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। यही वो रेवेन्यू की डेफिनेशन हो गई। तो रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। क्या है? ये अमाउंट रिसीव्ड है और रिसीवेबल है अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो अगर मैंने कहा कि जी कैश सेल हो गई, तो कैश आ गया, अमाउंट रिसीव हो गया, सेल यहां भी बढ़ी, रेवेन्यू यहां पर भी बढ़ा, दोनों चीजें बढ़ी। लेकिन उस बर्गर बेचने वाले व्यक्ति के पास एक चुन्नू नाम का बच्चा आ गया, अंकल 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 जरा बर्गर खिला दो, लेकिन पैसे नहीं है। उन्होंने कहा चलो भैया कोई बात नहीं चुन्नू, तुम तो रोज बर्गर खाने आते हो, आज मैं तुम्हें उधार देता हूं, बाद में दे देना पैसे। तो अब
कैश तो आया नहीं, लेकिन वो मिस्टर एक्स बर्गर बेचने वाले अंकल चुन्नू का नाम लिख लेंगे अपनी कॉपी में कि भाई मैंने चुन्नू को बेचा उधार पर। सेल जरूर हो गई, नो डाउट अबाउट इट। रेवेन्यू जरूर कैलकुलेट हो गया जी, आज ही लिख दिया रेवेन्यू इतना, भले अभी नहीं मिला, मिल जाएगा, लिख दिया जाएगा दिस अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल फ्रॉम चुन्नू, उसका नाम लिख लिया जाएगा उधार की सेल पर। बट दोनों ही केसेस में वो उस दिन का रेवेन्यू तो बन ही गया, राइट। तो हमने रेवेन्यू के साथ साथ दो बातें सीखी कि भाई पैसा चाहे मिल जाए या फ्यूचर में मिले, अगर वो आज सेल हो गई तो वो रेवेन्यू इसी साल का काउंट कर लिया जाएगा। समझे मेरी बात के नहीं? इसीलिए लिखा है उसमें रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर यानी अकाउंटिंग ईयर की हम बात करते हैं, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च तक खत्म होता है। तो जब कोई साल हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, इसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो है, जो अकाउंटिंग ईयर है, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो अगर मैं कहूं कि ये शुरू हुआ 20 से और खत्म हुआ 21 में, तो इस अकाउंटिंग ईयर को लिखने का तरीका क्या होगा? हम इसे कहेंगे कि ये अकाउंटिंग ईयर है 2020-21। क्या कहेंगे? 2020-21। क्यों 2020-21 बोलेंगे? क्योंकि 20 2020 का भी हिस्सा है इसमें, 21 2021 का भी कुछ हिस्सा है। तो अगर करंट ईयर हमारा 2020-21 है, यानी 1 अप्रैल से शुरू होकर 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 31 मार्च 2021 तक चला, तो मेरे दोस्तों यही मेरा फाइनेंशियल ईयर है। तो अगर करंट ईयर में कोई सेल कर दी तो भैया वो करंट ईयर का रेवेन्यू भी मान लिया जाएगा, चाहे वो पैसा इस साल में भी मिला हो या ना मिला हो। जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2021 तक, यानी इस साल के अंत तक, टोटल 100 रुपए की कैश सेल हुई थी और 200 रुपए की मान लो उधार की सेल की थी चुन्नू को। तो जी 100 रुपए ये भी करंट ईयर का रेवेन्यू है, और 200 रुपए भले अभी मिले नहीं है लेकिन ये भी करंट ईयर का रेवेन्यू है। तो मिला करके जो इस साल का टोटल रेवेन्यू बनेगा वो 300 रुपए बनेगा। अब हम ये कहेंगे कि भाई ऐसा है कि अभी नहीं, 1-2 दिन बाद वो पैसे दे देगा। तो अब वो पैसा जब 1-2 दिन की बारी आएगी, उसने कहा था अंकल मैं पैसा 1-2 दिन बाद दे दूंगा, तो भाई 2 दिन बाद तो क्या हुआ, 2 दिन बाद तो साल ही बदल गया, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल 2021 से लेकर अब 31 मार्च 2022 तक। तो 2021-22 की अगर मैं बात करूं तो अगला साल आ गया। ये जो नेक्स्ट ईयर आ गया 2 अप्रैल 2021 की कहानी है। तो मेरे भाई यहां पर बड़े समझदारी से, बड़ा सिंपल सा काम है कि वो पैसा जो 200 रुपए हमने पिछले साल लेना था, अब अगले साल यानी 2 दिन बाद ही सही, लेकिन साल तो अगला आ गया, चुन्नू ने वो 200 रुपए दे दिए। लेकिन ये 200 रुपए का जो रेवेन्यू है ये भैया पिछले साल का ही कहलाएगा, जिस साल में वो एक्चुअली रेवेन्यू अकर हुआ था, सेल हुई थी। पैसा मिला या नहीं मिला उस समय, इससे कोई लेना देना फिलहाल हमें नहीं है। आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। सो रेवेन्यू में ये बड़ा ध्यान देना होता है, जो इस साल में माल बेच दिया सेल से ही रेवेन्यू है, पैसा भले अभी मिला हो या फ्यूचर में मिले। यानी इस रेवेन्यू के बारे में अगर हम बातचीत करें तो एक एस्पेक्ट हमारे सामने ये है कि सेल करते ही हमारा केस 1 में रेवेन्यू बढ़ गया। केस 1 की बात हमने तब की जब हमने यहां पर कैश रिसीव कर लिया। तो भाई एस्पेक्ट नंबर 1 के रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू बढ़ गया, सेल तो हो गई, लेकिन उस दिन चुन्नू के पास पैसे थे तो उसने कैश दे दिया, कैश दे दिया और दूसरे में कैश नहीं दिया। अच्छा, पहले वाला हमारे सामने कैश नहीं दिया, तो यहां पर चुन्नू ने पैसा नहीं दिया जी, केस नंबर 1 यहां लिखा हुआ है तो ये ले लेते हैं। तो एक तरफ रेवेन्यू मेरा बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ मैंने चुन्नू का नाम लिख लिया कि मैंने चुन्नू से पैसा लेना है। भाई लेना है तो एसेट है और देना है तो लायबिलिटी, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो हमने उससे पैसा लेना है, लेना है तो एसेट है, कैश इज येट टू बी रिसीव्ड। तो दो बातें हो गई कि चुन्नू के नाम का एसेट बढ़ गया,
चुन्नू से लेना है। दूसरी तरफ केस नंबर 2 हमारा ये कहता है कि एक बार मान लो कोई कस्टमर आया और उसने कहा जी लो कैश लो और फटाफट से बर्गर दे दो, तो कैश तो हमारे पास आ ही गया, तो ये भी इस साल की सेल है। और यहां पर भी दूसरा एस्पेक्ट यही है कि कैश नाम का एसेट बढ़ गया, तो लेना है तो वो भी एसेट है, और अगर कैश मिल गया तो वो भी एसेट है। दोनों तरफ से एसेट बढ़ रहा है और दोनों ही केसेस में रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। फर्क केवल इतना, इसमें कैश अभी मिला नहीं, चुन्नू से पैसा लेना बाकी है, इसमें हमारे पास कैश मिल चुका है। तो दोनों एस्पेक्ट हमने देख लिए। अब क्योंकि ये शब्द बोले गए थे कि रेवेन्यू तो उन चीजों से है जो हमारा मेन ऑपरेटिंग बिजनेस है, कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसका मतलब रोज बर्गर बेचे जाएंगे, रोज पैसा लिया जाएगा, तो ये एक रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी हो गई। ये एक रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी हो गई। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि पहली बार हो रही हो, ये काम मेरे दोस्तों रोज होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये काम रोज होगा, तो इसीलिए रेवेन्यू हमेशा रिकरिंग नेचर का होता है। उसी तरह से इस रेवेन्यू को कमाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया बिगिनिंग में, हमें कोई ना कोई कॉस्ट तो देनी होगी, खर्चे तो करने होंगे, एक्सपेंसेस तो मेरे भाई वहां पर जाएंगे। बर्गर को बनाने के लिए पैटी, बन, ऑयल, बहुत सारी चीजें चाहिए, सॉस, मेयोनीज, सब कुछ चाहिए भाई। और सबसे पहले उसकी पैटी बनाने के लिए चाहिए था क्या? चाहिए था आलू। तो भाई क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने बोला, अरे भाई, अपने एम्प्लॉय से बोला कि चल भाई चल, फटाफट से एक आलू की बोरी और एक टिन ऑयल लेकर आओ। उसने कहा ठीक है जी, बिल्कुल जाता हूं। 31 मार्च का दिन था। 31 मार्च के दिन इस बिजनेसमैन ने अपने एम्प्लॉय से कह दिया कि भाई जाओ, टिक्की बनानी है बर्गर के लिए, जल्दी जाओ लेकर आओ। और ये फटाफट से पहुंच गया एक सप्लायर के पास। उस सप्लायर का नाम था मिस्टर वाई। एम्प्लॉय ने जाके बोला कि भाई साहब एक बैग ऑफ पोटैटोज चाहिए, मिस्टर एक्स ने मंगवाया है। सप्लायर ने बोला अच्छा कोई बात नहीं भाई, ले जाओ, तुम्हारे यहां तो हमारा रोज ही सामान जाता है, ले जाओ। कहता है जी ठीक है जी, ले जाता हूं, पैसे मिस्टर एक्स देंगे, बिजनेस का ओनर। उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, उधार चलता है हमारे यहां। अब 50 किलो की बोरी आलू की वो ले आया उधार पर खरीद के। 1,000 रुपए की ये बोरी थी। उसने कहा कोई बात नहीं जी, पैसा आप बाद में दे देना। अब उस इनपुट के लिए उसकी कॉस्ट देनी पड़ी। एक आलू की बोरी मंगवाई और भैया इसने कहा ठीक है भाई, टिक्की तलने के लिए तो बिल्कुल रेडी हूं मैं, लेकिन ऑयल भी तो चाहिए, जाओ ऑयल लेकर आओ। अब उसका जो एम्प्लॉय था वो फिर पहुंच गया दूसरे बंदे के पास, मिस्टर जेड के पास। जेड से क्या, मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स ने जो है एक ऑयल टिन मंगाया जी, ऑयल का, कुकिंग ऑयल का। उसने कहा ठीक है निकालो 2500 रुपए और ले जाओ। कहते हैं पैसे तो जी मैं लाया नहीं। तो कहता है भाई ऐसा है, नकद वाले डिस्को और उधार वाले खिसको, निकल जाओ यहां से। सामान तभी मिलेगा, सामान तभी मिलेगा जब पैसे मिलेंगे। तो उसने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गई जी, मैं तो पैसे लाया नहीं, तो जाओ भाई खिसको। अब वो जाके मिस्टर एक्स को बताता है कि सर 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 बाबूजी देखो, उसने उधार नहीं दिया, 2500 रुपए कैश मांग रहा है। तो कहता है भाई ले जा, बिजनेस करना है, टिक्की तलेंगे नहीं तो बेचेंगे क्या, ये ले 2500 रुपए। अब वो 2500 रुपए लेकर गया और एक टिन ऑयल खरीद के ले आया। 2500 रुपए कैश देकर वो टिन ऑयल ले आया। ये भी इनपुट है, ये भी तो इनपुट है, तभी तो बर्गर बनेगा, आउटपुट बनेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी परचेज जो की गई, जो कॉस्ट आई, वो दो तरीके से दी गई। कुछ उधार पर सामान लिया गया, कुछ कैश पर सामान लिया गया, लेकिन ये इसी साल का खर्चा है। 31 मार्च 2021 के दिन ये काम हो रहा है, तो 2020-21 का ही खर्चा माना जाएगा। दोनों 1,000 रुपए भी और 2500 रुपए भी। क्यों? क्योंकि दोनों इसी साल खर्चे किए गए। पैसे दे दिए या फ्यूचर में देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हमने अभी रेवेन्यू में सीखा था, सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो। तो देखा जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पोटैटो है,
पोटैटो की बोरी जो आई, ये भी इनपुट है, ये भी एक्सपेंस है। पोटैटोज क्रेडिट पर खरीदे गए, 1,000 रुपए का उस पर खर्चा था। कैश वॉज नॉट पेड इन दिस केस, वो पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी है, पेबल है। देना तो लाइबिलिटी, लेना तो एसेट, और देना तो लाइबिलिटी। तो देना बाकी है कोई बात नहीं, लेकिन वो खर्चा इसी साल का है। और जो वो 8 टिन ऑयल, कुकिंग ऑयल लेकर आया माय डियर फ्रेंड्स, वो कैश परचेज थी, उसके लिए कैश इसी साल दे दिया गया, अभी दे दिया गया। तो ये 2,500 रुपए जो कैश पे किया गया, ये पेड है, इसमें कुछ देना बाकी नहीं है। ये भी इनपुट ही था। ये दोनों इसी साल के खर्चे हैं, करंट ईयर के खर्चे माने जाएंगे। यानी जो हमने फाइनेंशियल ईयर की बात की 2020-21, माय डियर फ्रेंड्स, ये इसी साल के तो खर्चे हैं। तो 3,500 रुपए का इसी साल का एक्सपेंस माना जाएगा, करंट ईयर का जो हमारे सामने यहां पर लिखा है, चाहे चाहे वो पैसा देना बाकी हो या दे दिया हो। तो बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने सीखा था रेवेन्यू में, सेम कहानी यहां पर है। इसके भी दो एस्पेक्ट है। तो केस 1 हमारे सामने आया और हमने कहा कि भाई हमने पोटैटोज उधार पर खरीदे, तो ठीक है, फिर एक्सपेंस तो है ही ना, एक्सपेंस तो इसी साल का है। चाहे आपने पैसा अभी नहीं दिया, देना बाकी है, लायबिलिटी बढ़ गई आपकी, देना बाकी तो लायबिलिटी बढ़ गई, देनदारी बढ़ गई। लेकिन किसी भी हाल में वो जो पोटैटोज की बोरी है, वो तो भैया इसी साल का खर्चा माना जाएगा। अब केस नंबर 2, एक्सपेंस वो ऑयल का भी था, जिसके लिए कैश चला गया, एसेट, कैश नाम का एसेट घट गया, लेकिन खर्चा वो भी इसी साल का है। तो इससे ये बात हमें पता चली कि भाई चाहे पैसा दे दिया या देना बाकी है, चाहे पैसा दे दिया या देना बाकी है, दोनों ही केसेस में अगर वो इस साल खर्चा किया गया तो करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा। तो हमने रेवेन्यू में भी यही बात सीख ली, चाहे पैसा इस साल मिल गया या नहीं मिला, अगर वो इस साल सेल किया तो वो इस साल का रेवेन्यू भी माना जाएगा। उसी तरह से एक्सपेंसेस भी इसी साल के माने जाएंगे, चाहे हमने उसके लिए पेमेंट इस साल की या नहीं की। इस साल एक्सपेंस अकर तो हो गया ना, वो पेमेंट भले अभी की या अगले साल करेंगे, डजंट मैटर। सो व्हाट इज एन एक्सपेंस? एक्सपेंस इज द अमाउंट स्पेंट। अब जब हम शब्द बोलते हैं अमाउंट स्पेंट, इसका मतलब ये नहीं होता कि कैश दे दिया, खर्चा तो वो उसी साल हो गया, पेमेंट नहीं दी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अमाउंट स्पेंट है ये ऑन इनपुट्स और रिसोर्सेज कंज्यूम्ड और सर्विसेज टेकन टू जनरेट रेवेन्यू। ये सर्विसेज टेकन क्यों आ गया जी? हमने जो इंप्लॉइज से काम करवाना है वो तो उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, गुड्स तो नहीं ले रहे। उन सर्विसेज के लिए सैलरी भी देंगे, तो वो भी इसी साल का खर्चा है। दस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि ये वो सब खर्चे हैं जो रेवेन्यू कमाने में मदद करते हैं डायरेक्टली। इस आलू की बोरी और ऑयल के टिन के बिना भैया टिक्की नहीं बनती, और उसके बिना बर्गर नहीं बनता। बर्गर नहीं बनता तो रेवेन्यू नहीं आता। तो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी हमने खर्चे किए, वो सारे एक्सपेंडिचर कैसे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, करेक्ट। बिजनेस रियलाइजेज द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस विद इन 1 ईयर। उसका बेनिफिट तो उसी साल मिल गया। अब ऐसा थोड़ी कि आलू की टिक्की बना के बेचेंगे 1 साल बाद, ऐसा नहीं होता। बनाया बेचा, बनाया बेचा, क्योंकि ये रिकरिंग एक्टिविटी है, करेक्ट। बट दीज एक्सपेंडिचर्स डू नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की कोई कमाने की क्षमता नहीं बढ़ा देते। कमाने की क्षमता यानी हमारे बर्गर बनाने की क्षमता तब बढ़ जाती जब हम अपने बिजनेस को बिल्कुल ऑटोमेट कर देते, कि बर्गर मशीन से अपने आप बन के आ रहा है भाई, वो अलग बात है। जब ये काम करेंगे तो बड़ी बड़ी मशीन लगानी पड़ेगी, तो वो खर्चा फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता। हम जो ये आलू की टिक्की पर खर्च कर रहे हैं, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि सब काम तेजी से अपने आप हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। जितने आलू की टिक्की से बर्गर बने उतने ही बिकेंगे, तो इससे कोई कमाने की क्षमता नहीं बढ़ी। इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी अर्निंग की कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, ठीक है ना। अब इसके जैसे मैंने आपको बताया, मैंने
प्रॉपर्टी रेंट पर ले ली, दुकान किराए पर ली अगर, तो उसका रेंट दिया, सर्विसेज ली, उसके पैसे दिए, सैलरी और वेजेस अपने इंप्लॉइज को दी, रॉ मटेरियल, कैरेज कार्टेज, कैरेज कार्टेज क्या होता है, जैसे सामान को लाने का खर्चा, उसकी ढुलाई, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी जिससे मशीनें वगैरह चलती हैं उसे पावर बोलते हैं। तो ये सब खर्चे क्या है, ये हमारी कॉस्ट में आ जाएंगे। तो अभी हमने क्या बात की थी, रेवेन्यू में से जब कॉस्ट घटा दोगे तो आपकी इनकम आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। 12 रुपए का सामान बेचा था आपने, 10 रुपए की उसकी कॉस्ट थी, 2 रुपए हम उसे इनकम के रूप में लिख देंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, यही तो बताई थी बात, इसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम। तो क्या है इनकम, रेवेन्यू में से खर्चे यानी कॉस्ट को घटा दीजिए, इनकम आपकी आ जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी हमारी इसकी, और हमने इस पूरे के पूरे प्रकरण में अभी जो भी बातें सीखी वहीं पर हमने फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर की बात की थी। तो अकाउंटिंग ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक जो चलेगा वो आपका फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, राइट। तो 1 जनवरी से अगर हम देखते हैं 31 दिसंबर तक, तो माय डियर फ्रेंड्स इसे कहा जाता है कैलेंडर ईयर, करेक्ट और नॉट, ये हमारा कैलेंडर ईयर। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि भैया जब भी आप अकाउंटिंग करोगे ना तो हमें कैलेंडर ईयर के हिसाब से मत दिखाना, हमें तो आप जब टैक्स करोगे, इनफैक्ट टैक्स की जब इंफॉर्मेशन हमें दोगे तो वो आप ऐसी अकाउंटिंग करके दिखाना जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक खत्म हो। हमें तो इस पीरियड की अकाउंटिंग के टैक्सेस चाहिए, इसी तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करना। आपने किस तरीके से अकाउंट बनाने हैं, चाहे जनवरी से बनाओ 1 जनवरी से, चाहे आप 1 जुलाई से बनाओ, चाहे 1 अक्टूबर से बनाओ, हमें से कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी करो। लेकिन जब हमारे पास टैक्स की फाइलिंग करने आओगे तो उस समय 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, उसी तरह से अगले साल 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, ऐसे हर साल इसी तरीके से चलता चला जाएगा। हमें तो टैक्स की कैलकुलेशन इसी रूप से चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भैया, हमें फिर क्या जबरदस्ती कैलेंडर ईयर से बनाना है? नो, जब अकाउंटिंग हमने करके टैक्स देना है और टैक्स को इसी तरीके से देना है तो हम अकाउंटिंग भी इसी तरीके से कर लेते हैं, डबल डबल काम क्यों करें। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बताए गए इस तरीके के कारण ही आप देखोगे कि हर जगह हमें अकाउंटिंग ऐसे ही इसी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है, राइट। तो ये थी कहानी अकाउंटिंग ईयर की। अब अकाउंटिंग ईयर क्यों आया, फाइनेंशियल ईयर क्यों आया, सवाल ये है भला हम हर साल ही अकाउंटिंग ईयर, हर साल ही हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? उसके पीछे का कारण यह है कि बिजनेस जो हम कर रहे हैं मेरे दोस्तों वो एक गोइंग कंसर्न है, और बिजनेस की लाइफ किसी से पूछोगे तो क्या वो बता देगा जी इसकी इतनी लाइफ है? नो, बिजनेस की लाइफ तो मेरे दोस्तों अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। उसकी आप डेट तो बता नहीं सकते जी कि इस दिन बंद हो जाएगा, नो। तो हम कहते हैं जी बिजनेस जो है वो एक गोइंग कंसर्न है, ये तो चलता ही रहेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। और अकाउंटिंग ईयर अब 2020 से लेके 21, 21 से 22 हम ये नहीं कर रहे, हम कह रहे जी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, 20 से लेके 21, और फिर यहां से जब खत्म हुआ 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। तो इस तरीके से सारी की सारी कहानी चलती रहती है, और पूरी लाइफ को हमने क्या कर दिया है, कई टुकड़ों में बांट दिया है। क्यों बांट दिया? क्योंकि हम जानना चाहते थे कि भैया इस साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। क्या ये बात समझ में आई? हम जानना चाहते थे कि हमारी इस साल की परफॉर्मेंस कैसी थी, और साल दर साल हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर पाएंगे। इसीलिए क्या किया, ये गोइंग कंसर्न सिस्टम के अंदर हमने कहा भैया कोई ना कोई अकाउंटिंग ईयर बना लो, और हमारा ईयर इस साल तक इस तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। और
जैसे ही खत्म हो उस पूरी की पूरी साल की हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस सबका कंपैरिजन करके प्रॉफिट वगैरह सब निकालेंगे। इसीलिए इस अकाउंटिंग ईयर को बनाया गया। तो एक था ये कैलेंडर ईयर जिसको हमने कहा 1 जनवरी से लेके जो कि 31 दिसंबर तक चलता है। अकाउंटिंग ईयर जो होगा वो फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा और 1 अप्रैल से चलकर 31 मार्च तक चलेगा। ये साल तो बदलते रहेंगे, 21, 22, 22, 23, 23, 24, ये सब चलता रहेगा। करेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी हमारे फाइनेंशियल ईयर की। अब सवाल ये आता है कि 31 मार्च के दिन एक बिजनेस में जो भी माल बनाया गया क्या वो सब बिक जाएगा? 31 मार्च जब इस साल का अंत आ गया तो आपको क्या लगता है, क्या किसी दुकान में जाते तो 31 मार्च को सब खाली हो जाता, अरे कुछ बचा ही नहीं? ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे सामान बना के रखे जाते हैं। मान लो हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि पेन ही खरीदते हैं, पेन खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो भाई 31 मार्च तक क्या जितने पेन खरीदे थे सारे बिक जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। उस दिन कुछ ना कुछ तो हमारे पास अनबिका यानी अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा। उसे कहा जाता है इन्वेंट्री, उसे कहा जाता है स्टॉक। समझे मेरी बात के नहीं? तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। और स्टॉक के लिए हमारे पास यहां पर क्या सिचुएशन है कि स्टॉक अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न है तो भैया बना बनाया माल होगा, फिनिश गुड्स होगी। लेकिन मान लो कि हमारा पेन की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भी कुछ रॉ मटेरियल हो, कुछ आधे बने हुए पेन हो और कुछ पूरे बने हुए पेन हो। सभी का कुछ ना कुछ स्टॉक बच सकता है। तो उस केस में जो स्टॉक होगा माय डियर फ्रेंड्स वो कैसा हो सकता है? वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है। करेक्ट। वो सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती हैं और वो फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती हैं। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। हम जब अगली बात करते हैं तो हमने क्या देखा जी? हमने देखा कि ये है जी वुड, हमने लकड़ी मंगाई, ये हमारा रॉ मटेरियल है। क्या बोला मैंने? ये है वुड, ये है जी रॉ मटेरियल। ठीक है। अब इसके अलावा हमने उसी रॉ मटेरियल से जो कुछ वुड की कटिंग की और उसको इस तरह के शेप दे दी ताकि उससे फर्नीचर बन पाए, ऐसा भी कुछ सामान बच गया और कुछ पूरा फर्नीचर तैयार भी बच गया। तो जो सामान कच्चा माल था जिसको हमने कुछ नहीं किया वो हमारी वुडन लॉग्स थी, वो था रॉ मटेरियल। उसके बाद हमने उसकी थोड़ी बहुत कटिंग की, ठीक है जी, और उसको निकाल के अलग रख लिया। ये थी सेमी फिनिश गुड्स, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से गुड्स बनी नहीं है। और फिर हमने अंत में बना लिया, देखा तो पूरा का पूरा टेबल तैयार है, ये फिनिश गुड्स है। यानी जब ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021 तक, तो माय डियर फ्रेंड्स इस 31 मार्च 2021 तक, इस 31 मार्च 2021 तक ये जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ये रॉ मटेरियल, ये सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का है। ये सभी का है। करेक्ट और नॉट? ये स्टॉक, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, ये सभी का है। अब कहानी हमारे सामने यहां पर ये आती है कि अब 31 मार्च के दिन तो ये सारा का सारा सामान बिका नहीं, हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा एसेट बच गया जी। अभी तक जितना रॉ मटेरियल, जितना सेमी फिनिश गुड्स, जितनी फिनिश गुड्स बनाकर बेच डाली वो तो खर्चा हो गया, वो तो खर्चा हो गया, और जितने में बिका वो उससे रेवेन्यू आ गया और उसका डिफरेंस प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो सामान बिक ही नहीं पाया वो हमारा स्टॉक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ईयर में हमने कुछ गुड्स खरीदी और टोटल हमने 100 यूनिट्स खरीदी। 10 रुपए की एक यूनिट थी, तो 1000 रुपए का हमने देखा जी पैसा देकर हमने मान लीजिए गुड्स खरीद ली। ये गुड्स जो हमने खरीदी ये हमारी टोटल परचेज है। लेकिन क्या ये सारी की सारी टोटल परचेज हमारा इस साल का खर्चा भी है? भाई पैसा चाहे दिया या नहीं दिया, अभी उसकी बात नहीं हो रही। हमने गुड्स को खरीदा, क्या ये सारा का सारा इसी साल का खर्चा भी है? हम पक्का नहीं कह सकते।
क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनमें से जितना माल बिक जाएगा आप उसी को खर्चा बोलेंगे। आइए देखें, मान लीजिए कि इन 100 यूनिट्स में से 80 यूनिट्स को बेच दिया गया, 80 यूनिट्स वर सोल्ड। इन 100 में से 80 यूनिट्स को बेच दिया, समझे मेरी बात के नहीं? 100 में से हमने 80 यूनिट्स को बेच दिया। 100 में से जब हमने 80 यूनिट्स को बेच दिया तो भैया हमारा इस करंट ईयर का खर्चा भी 80 यूनिट्स का ही माना जाएगा। 800 रुपए की चीज जो खरीदी हमने वही तो बेची, करेक्ट और नॉट? और मान लो कि मैंने ये 1200 रुपए में बेच दी, ये सारा का सारा मैंने सामान 1200 में बेचा, तो मेरा जो रेवेन्यू आया वो आया 1200 रुपए। 800 रुपए का मैंने ये सारा सामान जो था, ये 800 का सामान हमने बेच दिया। ये 800 का सामान बेचा, ये हमारी कॉस्ट है। और 800 रुपए माइनस कर देने के बाद 400 रुपए ये हमारा प्रॉफिट है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? 1200 रुपए में से 800 रुपए माइनस कर दीजिए, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब मैंने कहा कॉस्ट मेरी वही है जिन यूनिट्स को मैंने बेच दिया। 1000 रुपए टोटल खर्चा मैंने उसका 1000 रुपए टोटल परचेज पे लगाया, 100 यूनिट्स खरीदी, 100 में से बेची कितनी? बेची केवल 80, तो कॉस्ट इस बार की 800 रुपए 10 रुपए के हिसाब से मानी जाएगी। ठीक है जी। और प्रॉफिट मेरा 400 रुपए हो गया। लेकिन उन 20 यूनिट्स का क्या हुआ भाई? 100 खरीदी थी, 20 अभी भी बच गई। तो देखा ये कि 31 मार्च 2021 के दिन कुछ अनसोल्ड स्टॉक बचा रह गया। बेचने की कोशिश बहुत की मगर बिका नहीं। 20 यूनिट्स 10 रुपए वाली अभी भी हमारे पास अनसोल्ड गुड्स मौजूद हैं। तो क्या करेंगे? क्या इसे कहीं फेंक देंगे? अरे नहीं भाई नहीं, कल बेचेंगे ना, अगला साल शुरू हो जाएगा, अगले साल बेचेंगे। सो दीज यूनिट्स which are unsold right now, these will be sold in the next year। इस साल नहीं बेचा तो भैया अगले साल बेचेंगे। जब अगले साल बेचेंगे तो इसका रेवेन्यू भी अगले साल आएगा। इस साल तो कोई रेवेन्यू नहीं आया, तो माय डियर फ्रेंड्स, द रेवेन्यू ऑफ दिस अनसोल्ड स्टॉक विल ऑल्सो कम नेक्स्ट ईयर। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मेरा इसका अमाउंट, इसको बेचने से जो रेवेन्यू आएगा वो मैं अगले साल देखूंगा, नेक्स्ट ईयर में काउंट करूंगा, तो खर्चे को भी तो नेक्स्ट ईयर ही काउंट करूंगा, इस साल थोड़ी करूंगा। समझे कि नहीं? क्योंकि अगर आप इस साल का बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के खर्चों से कंपेयर करना पड़ेगा। करंट ईयर का रेवेन्यू हमारा है वो यूनिट्स, 80 यूनिट जो हमने 1200 रुपए में बेची, और करंट ईयर का हमारा खर्चा 800 जिन्हें हमने बेच दिया, उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ है 400, वो करंट ईयर का प्रॉफिट है। ये सब करंट ईयर के हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 20 यूनिट्स को अभी बेचा नहीं गया, ये नेक्स्ट ईयर में बेची जाएंगी, तो भाई खर्चा भी नेक्स्ट ईयर ही दिखाया जाएगा। तब तक क्या करें माय डियर फ्रेंड्स? तब तक ये अनसोल्ड स्टॉक के रूप में 31 मार्च 2021 तक यहां पर रखा रहेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? तो भाई इसका मतलब 31 मार्च 2021 के दिन ये जो अनसोल्ड स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, माय डियर फ्रेंड्स, एसेट बना रहेगा। ये अनसोल्ड स्टॉक 31 मार्च के दिन हम बोलेंगे अगले साल बेचेंगे जी। अब इसे एसेट क्यों कह दिया? क्योंकि इससे अभी हमें वैल्यू मिलनी बाकी है, लेना बाकी है जी, लेना बाकी है ना। चीज को बेच के कुछ ना कुछ मिलेगा, हमारा है, ये ओन प्रॉपर्टी है, इसीलिए एसेट माना जाएगा।
तो बहुत ही ध्यान से समझिए कि हमने सारा का सारा खेल क्या देखा। सबसे पहले टोटल परचेजेस देखी। वो टोटल परचेजेस हमारा खर्चा नहीं होता, ये तो टोटल हमने 100 यूनिट्स ली हैं, इनमें से जो बिक गया वो इस साल का खर्चा है, जो बच गया वो अगले साल बिकेगा, तो तब साल उस साल का खर्चा माना जाएगा, क्योंकि उससे मिलने वाला रेवेन्यू भी तो अगले साल आएगा। और यही चीज इसे शानदार बनाती है। सो करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के खर्चे से ही हम कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे क्या, अगर रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो भैया प्रॉफिट। और रेवेन्यू कम मिला और खर्चे यानी एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो भैया लॉस। वेरी वेरी सिंपल। और जब भी हम ये काम करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि करंट ईयर के सही प्रॉफिट या करंट ईयर के लॉस को निकालने के लिए आपको करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के खर्चों से ही कंपेयर करना होगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? तो भाई अब अकाउंटिंग ईयर मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 की कहानी है, और इस बिजनेसमैन ने स्टेशनरी का जो रिटेलर है या मैन्युफैक्चरर है, तो वो स्टेशनरी को या तो प्रोड्यूस करेगा या परचेज करेगा। मान लो या तो उसने खुद प्रोड्यूस किया, 1 लाख रुपया लग गया, या उसने बाहर से खरीदा, 1 लाख रुपया लग गया। चाहे खरीदे चाहे प्रोड्यूस करे। 31 मार्च आते आते, यानी इस साल का अंत आते आते, क्लोजिंग ऑफ द ईयर आते आते, माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर आते आते अनसोल्ड स्टॉक बच गया। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स हमारे पास बच गया। ये अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स साल के अंत में जो बचा, उस दिन ये एसेट कहलाएगा। समझे मेरी बात के नहीं? तो बिजनेस जो है, मान लीजिए किसी का फर्नीचर का बिजनेस है इसी तरीके से, या मान लीजिए किसी का क्लोथ का बिजनेस है, 1 लाख रुपए का सामान साल के अंत में अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग डेट पर जो बच गया, ये भी अनसोल्ड है, ये भी एसेट है। किसी का क्लोथ का काम है, 50,000 का बच गया, ये भी अनसोल्ड है, तो भैया ये भी स्टॉक है। तो एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ईयर, जो भी अनसोल्ड स्टॉक है उसी को इन्वेंट्री कहा जाता है, उसी को स्टॉक ऑफ गुड्स कहा जाता है, और ये हमारे लिए एसेट होता है। राइट? करंट एसेट होता है। क्यों? आपको याद है कि मैंने जब एसेट की सारी डिटेल बताई थी, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास बच गया, अनसोल्ड स्टॉक साल के अंत में, वो हमारा एसेट होता है, करंट एसेट। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट हमें आने वाले साल में मिल जाएगा, और जिस एसेट का बेनिफिट, जिसका रियलाइजेशन एक साल में हो जाए, वो करंट एसेट कहलाता है। तो स्टॉक में हमने जैसे सीखा, सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स नहीं आती स्टॉक में। फिनिश्ड गुड्स के अलावा जो भी बिजनेस में अभी तक बची हुई हैं वो भी आएंगी। जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सामान उसके पास बचा हुआ वो सब आएगा। न सिर्फ वो, बल्कि उसके अलावा रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल, ये सब उसमें आएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई अच्छी तरह से? तो ये थी कहानी मेरे दोस्तों। अब गुड्स क्या होती हैं जी? गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। ठीक है कि नहीं? गुड्स क्या है? गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। बिजनेस जिसमें डील कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्लोथ में कर रहे हैं तो क्लोथ, फर्नीचर में कर रहे हैं तो फर्नीचर, और स्टेशनरी में कर रहे हैं तो स्टेशनरी। भाई हमने अगर 1000 यूनिट खरीदी 10 लाख रुपए की, 100 हो सकता है खराब निकल आई, हमने उसे वापस कर दिया, तो मेरी नेट परचेज कितनी है भाई साहब? 900 यूनिट्स, 9 लाख रुपए की। उसी तरीके से हमने अगर उनमें से 700 यूनिट बेच दी, तो 700 यूनिट्स की सेल कर दी 15 लाख रुपए में मान लो, और उसमें से 100 यूनिट्स वापस आ गई 2 लाख रुपए की।
तो नेट नेट में बोलूंगा जी मैंने 600 यूनिट्स 13 लाख रुपए में बेची। तो नेट नेट मैंने 13 लाख का माल खरीदा बेचा और 9 लाख का खरीदा। 900 यूनिट्स खरीदी, 600 बेची। अब 900 में से 600 यूनिट्स जो मैंने बेच दी, बेचने के बाद 31 मार्च के दिन जो ये 300 यूनिट्स मेरे पास मौजूद हैं, यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। अब मैंने कहा कि गुड्स जो थी मैंने खरीदी। माय डियर फ्रेंड्स, गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स, ये तो बता ही दिया है। परचेज करूंगा तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। गुड्स को परचेज करूंगा मार्केट से तो मेरा खर्चा बढ़ गया, लेकिन अगर मैंने उन गुड्स को, खराब गुड्स को रिटर्न कर दिया तो मेरा खर्चा घट गया। वेरी वेरी सिंपल। कैसे? जैसे यहां बताया वैसे मैंने कहा जी पूरी की पूरी आइटम अगर मैंने 10 लाख की है, 10 लाख का खर्चा ही है। अगर इनमें से कुछ बच जाएगा तो उसे मैं स्टॉक लिख दूंगा, लेकिन अगर उनमें से कोई रिटर्न आ गई तो वो मेरे खर्चे को घटा देगी। करेक्ट? उसी तरह से मैंने जो सेल की उससे मैंने रेवेन्यू फटाफट से बढ़ा लिया। रेवेन्यू फटाफट से मैंने बढ़ा लिया। मैंने उससे रेवेन्यू फटाफट से बढ़ा लिया, लेकिन जब सेल्स रिटर्न हो गई, वापसी आ गया सामान, तो भैया रेवेन्यू घट गया। तो उससे हमारा रेवेन्यू घट गया। तो सेल्स से रेवेन्यू बढ़ता है मगर सेल्स रिटर्न से रेवेन्यू घट जाता है। तो अब हमने उन्हीं गुड्स से जुड़ी हुई 4 बातें जो सीखी, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ध्यान रखिए कि ये 4 अकाउंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 4 अकाउंट जो आपको यहां बताए गए हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये केवल और केवल गुड्स के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं। गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। जिसने मान लीजिए फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, उसका ये रेगुलर काम है, कोर बिजनेस एक्टिविटी है। जब वो उसे खरीदने बेचने के लिए यूज करेगा तो वो उसकी गुड्स है। अगर स्टेशनरी खरीदने बेचने का काम है तो माय डियर फ्रेंड्स ये स्टेशनरी उसकी गुड्स कहलाएगी। तो मान लीजिए बिजनेस का काम स्टेशनरी बेचना है, पेन्स वगैरह खरीदते हैं बेचते हैं, तो जब खरीदा तो उसके लिए परचेज अकाउंट, जब वो माल रिटर्न कर दिया उसके लिए परचेज रिटर्न अकाउंट, जब वही माल बेचा तो सेल्स अकाउंट, और वही माल जब वापस आ गया तो वो सेल्स रिटर्न अकाउंट कहलाता है। तो कहानी ये है, परचेज से खर्चा बढ़ जाता है, परचेज रिटर्न से खर्चा घट जाता है। ये 2 अकाउंट अलग अलग यूज हो गए, गुड्स के लिए होंगे। जब भी बात होगी गुड्स की तो परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। उसी तरह जब उन्हें बेचा जाएगा और ये वापस आएंगी तो सेल अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये 4 अकाउंट इसके लिए यूज होते हैं। तो परचेजेस, जब भी इस अकाउंट की बात आएगी मेरे दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। द टर्म परचेजेस इज ओनली यूज्ड फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स, और परचेज ऑफ गुड्स में भी कैश और क्रेडिट, ये तो हम सीख ही चुके हैं। चाहे आप कैश देकर लो चाहे उधार लो, है तो वो इसी साल की परचेज। करेक्ट? और अगर वही माल आपको ठीक नहीं लगा, आपने जो स्पेसिफिकेशंस बोली थी वो स्पेसिफिकेशन के बिना ही सामान भेज दिया, उसने डिफेक्टिव माल भेज दिया, या अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो स्पेसिफिकेशन हमने किया था वो नहीं भेजा, तो हम कहेंगे भैया ये लो सप्लायर्स अपना माल वापस लो भैया, ये हम रिटर्न कर रहे हैं। वी मे रिटर्न देम टू आवर सप्लायर्स। दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। ये क्या कहलाती है? ये परचेज रिटर्न कहलाती है। सो क्योंकि ये रिटर्न्स बाहर जा रही हैं, इसीलिए हम इन्हें रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्या वर्ड्स बोले मैंने? क्योंकि ये रिटर्न्स बाहर जा रही हैं इसीलिए हम इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। और कहानी अगली है, ये सेल्स की कहानी है। सेल्स की, द टर्म सेल्स इज ओनली यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। जैसे कि परचेज केवल परचेज के लिए यूज करेंगे, गुड्स के लिए यूज करेंगे, वैसे यहां पर। और ये भी कैश भी हो सकती है और उधार की भी हो सकती है।
तो चाहे ये कैश सेल हो चाहे ये क्रेडिट सेल हो, सेल ऑफ गुड्स के लिए सेल अकाउंट्स इस्तेमाल किया जाएगा, सेल अकाउंट। और वही माल अगर हमारे कस्टमर को नहीं जचा, डिफेक्टिव माल भेज दिया हमने या एज पर दी एग्रीमेंट नहीं भेजा, तो वो भी तो हमें रिटर्न कर सकता है। सो व्हेन गुड्स आर डिफेक्टिव और आर नॉट एज पर द एग्रीमेंट और स्पेसिफिकेशन, देन आवर कस्टमर मे ऑल्सो रिटर्न दीज टू अस, हमें रिटर्न्स भेज सकते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये सेल्स रिटर्न है, यही सेल्स रिटर्न है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। क्यों रिटर्न इनवर्ड? क्योंकि ये रिटर्न्स अंदर आ रही हैं। मेरी बात समझ में आई सभी को आपको? क्योंकि ये रिटर्न्स अंदर आ रही हैं हमारे पास, इसीलिए इसे रिटर्न इनवर्ड कहा जाएगा। तो चलिए अब ध्यान से एक और चीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये चारों चीजें हमारी फिनिश हो चुकी हैं, ठीक है ना? तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, एक बार जरा उसकी लिस्ट बना ली जाए। हाँ जी, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? सबसे पहले हमने 3 चीजें सीखी आज के सेशन में। हमने पहले रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट या इनकम, इन तीनों को किया। फिर हमने बात की अकाउंटिंग ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की। उसके अलावा हमने बातचीत की गुड्स की, कि गुड्स क्या है, आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। और गुड्स के लिए 4 अकाउंट जो यूज होते हैं, हमने उन चारों के बारे में बातचीत कर ली। हमने कहा परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न, ठीक है ना? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये थी जी सारी की सारी कहानी। ये थी सारी की सारी कहानी, ठीक है ना? अब जो हम अगले पॉइंट पर जाने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार चीज यहां पर करेंगे कि जब मैंने उस चुन्नू की बात की थी कि मिस्टर एक्स ने बर्गर चुन्नू को उधार पर दिया, ठीक है कि नहीं? वो कौन है? यानी जिसे हमारे बिजनेस ने उधार दिया। हम कौन है? बिजनेस के अकाउंटेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम अपने आप को हमेशा बिजनेस का अकाउंटेंट मानेंगे। हम किसके अकाउंटेंट है जी? हम मिस्टर एक्स के इस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। अगर मिस्टर एक्स ने ये सामान बेचा तो क्या हमें उसे अकाउंट में लिखने की आवश्यकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है। हम अकाउंट में लिखेंगे कि भाई देखो, ये पैसा उधार पर, ये सामान उधार पर दिया चुन्नू को और 200 रुपए हमने चुन्नू से लेने हैं, जिसको हमने क्रेडिट सेल की, जिसे हमने उधार दिया उससे लेना बाकी है, और लेना बाकी है कुछ भी तो वो एसेट कहलाता है। तो जिस व्यक्ति को हमने उधार पर सामान बेचा, हम एक्स के अकाउंटेंट है, एक्स के बिजनेस के अकाउंटेंट है, हम कहेंगे जी ये एक्स के बिजनेस का, हमारे इस बिजनेस का डेटर कहलाएगा। यानी जिस व्यक्ति को हमने उधार दिया उससे पैसा लेना बाकी है, लेना बाकी है तो एसेट, ऐसे व्यक्ति को हम डेटर बोलते हैं। यानी हमारा ये वो कस्टमर जिसको हमने उधार पर माल बेचा, जिसको हमने क्रेडिट सेल की, तो जिसको हमने क्रेडिट सेल की, जिस व्यक्ति से हमने पैसा लेना है उसको हम बोलते क्या है? ये एक्स का डेटर है। चुन्नू जो है वो एक्स का डेटर है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक्स ने आलू की बोरी उधार पर ली थी, जो 1000 रुपया देना था मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई नाम रखा था हमने उसका। तो मिस्टर वाई जिससे एक बोरी आलू उधार पर लिया था, क्रेडिट परचेज की थी, उसको पैसा देना है। बिजनेस ने जिससे उधार लिया, जिससे हमने उधार लिया, उस व्यक्ति को देना बाकी है। देना बाकी है तो लायबिलिटी 1000 रुपए की देनदारी है। क्या वर्ड्स कहे मैंने? 1000 रुपए की
देनदारी है। और जो 1,000 रुपए की देनदारी है वो क्या है? 1,000 रुपए की जो देनदारी है वो हमारी लायबिलिटी है। यानी क्रेडिट परचेज जब कर ली जाती है, क्रेडिट परचेज जब कर ली जाती है तो वो क्या है? क्रेडिट परचेज जब कर ली जाए तो समझ लीजिए, क्रेडिट परचेज जब कर ली जाए तो उसका पैसा देना बाकी है, देना बाकी तो लायबिलिटी, और जिस व्यक्ति से हमने उधार लिया वो क्रेडिटर। और जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल जब करते हैं तो हमें उससे पैसा लेना है, लेना बाकी है तो एसेट है। तो यहां से लेके जो हमने ऊपर वाला हिस्सा सारा का सारा देखा वो डेटर को डिनोट करता है, और यहां पर ये हमारा क्रेडिटर जिसे हमने पैसा देना है। तो हमने डेटर और क्रेडिटर की बात सीख ली। लेना है तो एसेट और देना है तो लायबिलिटी, ये बात मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं। तो डेटर से लेना है वो एसेट है, क्रेडिटर को पैसा देना है वो लायबिलिटी। तो डेटर कौन? जिसको हमने उधार पर सामान बेचा, इस व्यक्ति से पैसा लेना बाकी है तो ये क्या कहलाएगा? डेटर। तो जब हमने कहा कि भाई सेल अगर कर दी गई, सेल कर दी गई, 60 रुपए का बर्गर जो कॉस्ट हमारी आई थी, हमने 100 रुपए में बेचा, लेकिन उधार पर बेचा अपने कस्टमर चुन्नू को। अब उधार पर बेचा तो क्रेडिट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हर बार उधार तो लेगा नहीं, कभी कैश भी लेगा। तो एक दिन चुन्नू आया और उसने कहा जी लो जी साहब 100 रुपए, मुझे मिस्टर एक्स एक बर्गर दे दो। हमने कैश लिया, कैश हमारा इंक्रीज हो गया, एसेट हमारे बढ़ गए, कैश रिसीव होने के बाद बर्गर दे दिया, लो भैया ले जाओ। अब कोई लेन देन बाकी नहीं रहा, हमने बर्गर दे दिया और पैसे ले लिए। लेकिन एक दिन चुन्नू आया और उसने कहा मिस्टर एक्स आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 3-4 दिन बाद दूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं चुन्नू, तुम तो रोज आते हो भाई, ये लो मैं तुम्हें उधार पर ये बर्गर बेच देता हूं। सेल ये भी है, ये कैश सेल थी और ये उधार की सेल है। केस 2 में उधार की सेल है, लेकिन इस बार पैसा तो आया नहीं, दिस इज रिसीवेबल। कैश वाले केस में पैसा रिसीव हो चुका था, लेकिन यहां पर अभी पैसा वो लेना बाकी है, रिसीवेबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे? उसके यहाँ अकाउंटेंट है, हम क्या करेंगे? उसका नाम लिख लेंगे, उसका नाम लिख लेंगे चुन्नू का, कि चुन्नू से 100 रुपए लेने हैं भाई। चुन्नू से लेना है तो वो एसेट है, वो हमारा डेटर है, लेना है तो एसेट डेटर, करेक्ट। तो हमारा वही कस्टमर था जो कभी कैश भी दे जाता था, लेकिन इस बार उसने कैश नहीं दिया। हमारा वही कस्टमर अब हमारा डेटर बन गया। कस्टमर्स बिकम डेटर्स, कस्टमर्स बिकम डेटर्स। कब? when we sell goods and services to them on credit, जब हम उन्हें यही सामान उधार पर बेच देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम उन्हें यही सामान उधार पर बेच देते हैं तो वो कहलाते कौन हैं? तो वो कहलाते हैं हमारे डेटर। These amounts of debtors are assets. These amount of debtors are the assets. हमारे ये assets कहलाते हैं। क्यों? Because we have to take money from them. हमने उनसे पैसा लेना है, लेना बाकी है तो भैया एसेट है। क्या समझे मेरी बात? लेना बाकी है तो वो एसेट है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? क्या ये बात सभी को समझ में आई? तो लेना बाकी है तो एसेट, बिकॉज वी हैव टू टेक मनी फ्रॉम देम। अब वही क्रेडिटर्स की बात आ गई। जैसे कि हमने उधार पर खरीदा था भाई, अगर कैश परचेज की थी और 2500 रुपए इमीडिएटली दे दिए थे तो उसमें कैश नाम का एसेट चला गया, ये तो पेड था। कैश रिड्यूस हो गया, एसेट चला गया। लेकिन दूसरी तरफ भी तो परचेज ही थी, ये कैश परचेज थी और ये उधार की परचेज थी। इसमें हमने कैश दिया नहीं था, देना बाकी है, देना बाकी है तो लायबिलिटी। और जिससे हमने उधार पर सामान खरीदा
देना बाकी यानी पेबल है, पेड नहीं है। 1,000 रुपए आलू की बोरी के देने थे, तो वो कहलाएगा क्या? कहलाएगा वो व्यक्ति क्रेडिटर। अब ये मेरा सप्लायर ही तो था। मेरा सप्लायर कैश लेकर भी सप्लाई करता है और उधार पे भी करता है। अगर मैं अपने क्रेडिटर से उधार पर सामान खरीद लूं ना, तो वो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। सो क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स एंड अदर एंटिटीज टू हुम बिजनेस ओज। ओज यानी देनदारी, ओन यानी एसेट, ओ यानी लायबिलिटी। तो हमारे ही सप्लायर कब हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं? सप्लायर्स बिकम क्रेडिटर्स, सप्लायर क्रेडिटर बन जाते हैं व्हेन वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट। तो हम जब उनसे उधार पर सामान खरीद लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वो बन जाते हैं हमारे कौन? सप्लायर्स बिकम आवर क्रेडिटर्स। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? The amounts of creditors are the liabilities. The amounts of the creditors are the liabilities. ये हमारी liabilities हैं, देनदारी है। We have to pay money to them. जब हमें उन्हें पैसा देना बाकी है तो वो हमारी liability बन गई। करेक्ट और नॉट? चलिए, अब यहां तक भी हमारा एक और काम खत्म हो गया। हमने इसमें डेटर और क्रेडिटर की पूरी डिटेल देख ली, ठीक है ना? तो चलिए, अब अगली जो टर्म है हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स, वो है डिस्काउंट। वो है जी डिस्काउंट। बड़ी ही गजब की, बड़ी मजेदार टर्म है। आइए अब जरा डिस्काउंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या है भाई? बिजनेस, चाहे आप बिजनेस के इस तरफ हो या उस तरफ, यानी खरीदने वाले हो या बेचने वाले, अगर आप सामान खरीदने जा रहे हो तो बोलोगे जी साहब हमें क्या डिस्काउंट मिलेगा, और अगर बेच रहे हो तो तुम्हारा कस्टमर तुम्हें बोलेगा भाई साहब कितना डिस्काउंट दोगे। यानी सेल करने वाला सप्लायर, इसके कस्टमर, दे विल आस्क फॉर डिस्काउंट के लाओ भाई साहब लाओ, बताओ खरीदेंगे तो सही आपसे लेकिन डिस्काउंट कितना दोगे? तो तुम जब बेचने जाओगे तो तुम्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। यह है डिस्काउंट अलाउड की कहानी, यानी पैसा कम मिला। समझे मेरी बात के नहीं? एक्सपेंस मान लो, आप कह लो, क्यों? क्योंकि हमें जितना पैसा लेना था उससे कम मिला, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड लेसर मनी। कम मिला तो भैया खर्चा ही हो गया। लेकिन जब परचेज करने जाते हैं तो वो भी डिस्काउंट की बातें करते हैं। ठीक बात है कि नहीं? हम कहते हैं लाओ जी लाओ डिस्काउंट दो, हमने आपको पैसा देना है खरीदने के बाद, तो उस समय हमें डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो जाती है, बिकॉज वी हैव टू पे लेसर मनी, हमें कम पैसा देना है। लेकिन ये डिस्काउंट यहीं तक सीमित नहीं है कि हाँ जी हाँ खाली सेल परचेज और पैसा लेन देन, इनको डिवाइड करने की जरूरत है। डिस्काउंट भी दो अलग अलग समय पर लिए दिए जाते हैं। हम उसी की बात अब शुरू करने वाले हैं। लेकिन इन जनरल अभी तक हमने सीखा कि जब हम खरीदने जाएंगे तो हम अपने सप्लायर से डिस्काउंट मांगेंगे, हमें डिस्काउंट मिलेगा और वो हमारे लिए इनकम बनेगी। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन अब सबसे पहला जो काम ये है वो इस डिस्काउंट को और ड्रिल डाउन करना है, ठीक है ना? सो व्हेन अ सेलर allows a reduction in the prices of goods to his customers, that reduction is known as discount. Correct or not? कहीं पर भी सप्लायर, कोई आपका सप्लायर हो या आप खुद सप्लायर हो, जब भी आप डिस्काउंट दोगे, जब भी आप कम पैसा लोगे तो भैया डिस्काउंट है या दोगे। अब डिस्काउंट बेसिकली क्या है? प्राइस के अंदर छूट है कि जी इस प्राइस से थोड़ा कम दे दो। Thus, discount is any type of rebate in the price by the seller to the buyer. Very very simple. लेकिन
अब मैंने ये कह दिया कि डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया या डिस्काउंट रिसीव कर लिया एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये है केस 1। क्या वर्ड्स बोले मैंने? ये है केस 1 कि हमने जो डिस्काउंट की बात की वो डिस्काउंट अलाउ किया गया या डिस्काउंट रिसीव किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, वो किस समय किया गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सामान खरीदते बेचते किया गया तब भी डिस्काउंट अलाउ या रिसीव किया जा सकता है। और यही डिस्काउंट अलाउ भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग और मेकिंग पेमेंट्स। कमाल की बात है ये कि डिस्काउंट जो है उसकी कैटेगरी कैसे आएगी, डिस्काउंट की कैटेगरी पता कैसे चलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि डिस्काउंट किस समय लिया या दिया गया। तो अगर मैं बात करूं कि चाहे वो डिस्काउंट अलाउड हो या वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कब अलाउड है और कब रिसीव्ड है। सुन रहे हो ध्यान से? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम देखेंगे इसकी कैटेगरी हमने अगर बनानी है तो ये बताइए कि ये किस टाइम किया गया। सो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की कैटेगरी पहचानने के लिए आपको टाइम चेक करना पड़ेगा कि किस टाइम वो अलाउ किया गया या किस टाइम वो रिसीव किया गया। अगर एट द टाइम ऑफ, हां जी ध्यान से सुनिएगा, एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स, इस समय की बात की गई तो उसे क्या कहेंगे? यह है जी केस 1। और अगर यही डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग और मेकिंग पेमेंट्स, इस समय किया गया, तब उसे आप क्या कहेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, ये है केस 1, कैटेगरी 1। ये है कैटेगरी 1 और ये है कैटेगरी 2। दो तरह के डिस्काउंट हो गए, दो कैटेगरीज। ये जी कैटेगरी 1 और ये है कैटेगरी 2। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इसकी बात की जाए तो ये है सेल या परचेज करते वक्त, ये है पेमेंट को लेते या देते वक्त। जो डिस्काउंट गुड्स को खरीदते बेचते समय लिया या दिया जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और जो डिस्काउंट पेमेंट लेते या देते वक्त किया जाता है उसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट। यही है सारा खेला। समझे मेरी बात? यही है सारा खेल। तो हमने जो कैटेगराइजेशन करना था माय डियर फ्रेंड्स वो कर दिया कि जी डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड तो कभी भी हो सकता है। उसके टाइम से पता लगेगा हमें कि ये क्या चीज है, उसके टाइम से कि कब किया गया। एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज किया गया। अगर वो एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स किया गया तो कैटेगरी 1 है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट किया गया तो कैटेगरी 2 है। तो जो कैटेगरी 1 है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि सेल परचेज ट्रेड है और मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट ये कैश लेते या देते समय हो रहा है, तो इसीलिए कैश डिस्काउंट। सो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट जब भी बल्क में माल खरीदते या बेचते हैं ना, तब ये रिसीव या अलाउ किया जाता है। सो ट्रेड डिस्काउंट इज रिसीव्ड और अलाउड एट द टाइम ऑफ बाइंग और सेलिंग
गुड्स और सर्विसेज इन बल्क। कि भाई आप गए और आपने कहा भाई जरा ये बताओ कि एक पेन कितने का है जी? उसने कहा 10 रुपए का। अरे भाई एक नहीं लेना, हमें पूरा पैकेट चाहिए, पूरे 10 का पैकेट, बताइए आप कितने का देंगे? उसने कहा चलो 95 रुपए का दे दूंगा जी। अब वैसे अगर एक एक करके लेते तो 100 रुपए का पैक पड़ता है, 10 का, 10 रुपए के हिसाब से। लेकिन अब उसने पूरे 100 की बजाय 95 रुपए आपसे लिए और 10 का पैक दे दिया। 5 रुपए का जो डिस्काउंट मिला वो खरीदते बेचते वक्त मिला। ये ट्रेड डिस्काउंट है मेरे दोस्तों, बल्क में खरीदते समय। अगर ए एक सेलर है, बी एक बायर है और ट्रेड करने गया, उसने कहा जी बताओ जी ये सामान कितने का है? उसने कहा जी 1000 रुपए। कहते हैं भाई 1 यूनिट नहीं चाहिए मुझे जो आप मुझे बता रहे हो, मैं तो 100 यूनिट लेने वाला हूं। कहते अच्छा ओके, तो भैया वैसे तो 1 लाख रुपया बनता है जी, 1000 रुपए की 1 यूनिट है और 100 यूनिट के 1 लाख बनते हैं, लेकिन जी हम ना आपको 950 का एक लगा देंगे और 95,000 रुपए आप हमें दे दीजिए। यानी जो ट्रेड डिस्काउंट इस ट्रांजैक्शन में मिला वो 5,000 था। अब वहां पर वो व्यक्ति इस सेल को कितने रुपए दिखाएगा? वो क्या बोलेगा, हाय हाय मेरा नुकसान हो गया 5,000 रुपए का? नहीं, जो अलग अलग यूनिट्स बिकनी थी वो इकट्ठी बिक गई, इसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहा है भाई, 95,000 में प्रॉफिट कमा रहा है। उसने तो 80 में खरीदा था, उसने ये खरीदा था, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, 80,000 में। 80,000 का माल वो 1 लाख में बेचता, अगर एक एक यूनिट करके बेचता। लेकिन उसने कहा यार ये तो इकट्ठा बंदा 100 यूनिट ले रहा है, चल तुझे 95 में दिया। अब भी तो प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान थोड़ी हुआ उसे, उसे तो फायदा ही हो गया एक तरह से। तो वैसे क्योंकि वो जो एमआरपी बनाई हुई थी, वो जो, या फिर वो जो उसने अपना यूनिट प्राइस उस समय बना के रखा हुआ था, उसने जो अपना, जिसे बोलते हैं अपनी, अपना लिस्ट प्राइस बना के रखा हुआ था, वो लिस्ट प्राइस जो था, वो लिस्टेड प्राइस जो था वो 1 लाख रुपए था। लेकिन उसने कहा भाई मैं लिस्ट प्राइस से कम में ले लूंगा क्योंकि ये बंदा इकट्ठा सामान खरीद रहा है। तो जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस था वो कितना होगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस विल बी 95,000 रुपीज। तो वो जो रिकॉर्ड करेगा वो पूरे 95,000 की ही सेल रिकॉर्ड करेगा, और परचेज करने वाला व्यक्ति भी 95,000 ही रिकॉर्ड करेगा। समझे मेरी बात के नहीं? सेलर भी 95,000 रिकॉर्ड करेगा, वो भी इस ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि उसने तो इसमें भी कमाया है। और बायर भी कहेगा भैया मेरी जेब से जितना गया उतनी ही तो मेरी कॉस्ट है, उतना ही खर्चा है, तो मैंने भी परचेज 95 की है। इसी कारण से ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो नेट अमाउंट आता है 95,000 जैसे आया उसी को रिकॉर्ड करेंगे। ये है क्या? दिस इज अ रिबेट अलाउड। रिबेट अलाउड और रिसीव्ड, एक व्यक्ति ने रिसीव की, एक व्यक्ति ने अलाउ की। रिबेट अलाउड और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स, दिस इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर, सेलर इसे अलाउ करता है, और वो भी एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस पे उसने मान लो 5% का डिस्काउंट दिया। एग्जाम्पल हमारे सामने ये था, लिस्ट प्राइस था 1 लाख रुपए, उसने 5% का ट्रेड डिस्काउंट देके 95,000 में दे दिया, यानी 5,000 रुपए कम करके 95,000 में दे दिए। यही वो जो 1 लाख रुपए का अमाउंट था वही कहलाता है लिस्ट प्राइस, एक फिक्स परसेंटेज उसने माइनस कर दी। दिस डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट मीन्स सेल एंड परचेज बोथ आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। लिस्ट प्राइस 1 लाख था, ट्रेड डिस्काउंट 5,000 रुपए था, तो नेट अमाउंट 95,000 का था। सेल भी इसी पे रिकॉर्ड होगी, परचेज भी। करेक्ट। अब चलता हूं जी आगे। अब आती है कहानी कैश डिस्काउंट की, माय डियर फ्रेंड्स। अब ये कब लिया दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स, ठीक है ना? एट द टाइम ऑफ मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स। तो आइए इसकी कहानी सुन ली जाए फटाफट से। एक था सेलर मिस्टर एक्स और एक था मिस्टर वाई जो कि बायर था। ध्यान से सुनिएगा। एक्स ने उधार पर सामान बेचा, एक्स ने क्रेडिट सेल कर दी,
उधार पर बेचने वाला व्यक्ति क्रेडिटर कहलाता है। उसने 1 लाख रुपए पर उधार पर सामान बेचा, 3 महीने बाद पैसा लेना था, यानी इसका 1 लाख रुपए लेने का अधिकार है, इसका एसेट है, इसने 1 लाख रुपया लेना है। और दूसरी तरफ मिस्टर वाई की ये लायबिलिटी है, मिस्टर वाई के लिए ये लायबिलिटी है, क्रेडिट परचेजेस है। ये क्रेडिट परचेजेस जो है इसने उधार पर खरीदा है भैया, तो इसका ऑब्लिगेशन है, इसने पैसा देना है। एक्स वाई को क्या बोलेगा कि भैया वो मेरा डेटर है, मैंने उससे पैसा लेना है, यानी एक्स के लिए मिस्टर वाई डेटर है और वाई के लिए मिस्टर एक्स क्रेडिटर है, क्योंकि वाई ने एक्स को पैसा देना है। करेक्ट? दोनों के हिसाब से समझ में आ गई बात। एक्स ने वाई से लेना है, तो एक्स का डेटर कौन बन गया? वाई। ये कौन बन गया? डेटर ऑफ एक्स बन गया। और ये कौन बन गया? क्रेडिटर ऑफ वाई। समझे मेरी बात? अब पैसे की जरूरत जल्दी आन पड़ी और एक्स ने जाके वाई से बोला कि भाई क्या हाल है तुम्हारे? अभी वाई ने बोला हाँ जी हाँ बिल्कुल बढ़िया, लेकिन अभी तो 1 ही महीना हुआ है भाई साहब, आप पहले ही आ गए, उधार तो 3 महीने का है। उसने कहा अरे भाई मुझे मालूम है कि अभी 2 महीने तुम्हारे बाकी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल लेकर आया हूं। अगर तुम वही 1 लाख रुपया जो तुमने मुझे अभी 2 महीने और बाकी है, यानी 3 महीने का उधार था, अभी 1 महीना बीता है, 2 महीने बाद जो तुमने मुझे पैसा देना है, अगर वो पैसा तुम मुझे आज ही दे दोगे तो मैं तुम्हें 3,000 रुपए छोड़ दूंगा, यानी तुम्हें केवल 97,000 रुपीज देने हैं और उसके बाद तुम्हारी पूरी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी फिर तुम्हें और कोई रुपया नहीं देना मुझे। तो 3,000 रुपए मैं पूरी तरह से छोड़ दूंगा। अपनी किताबों में मैंने अपनी अकाउंट बुक्स में साफ लिखा हुआ है कि मैंने तुमसे 1 लाख रुपया लेना है, मैंने तुम्हें डेटर के रूप में लिखा हुआ है तुम्हारा नाम, लेकिन अगर तुम मुझे आज ही पैसा दे देते हो तो वो 3,000 रुपए मैं तुमसे कभी भी नहीं मांगूंगा, यानी 97,000 रुपीज रिसीव कर लूंगा और 3,000 का मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, और ये डिस्काउंट मैं बिल्कुल अपना खर्चा दिखा दूंगा, तुम्हें वो पैसा कभी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ने बोला ठीक है भाई बहुत बढ़िया, मैंने भी अपनी किताब में अपना ऑब्लिगेशन दिखा रखा है कि मैंने अकाउंट बुक्स में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें 1 लाख रुपया देना है और मैं तुम्हें 97,000 आज पे कर देता हूं और लिख दूंगा कि भाई 3,000 अब तुम्हें मुझे बचे हुए मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। वो मेरे लिए इनकम हो गई, डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि जो पैसा यहां पर छोड़ा जा रहा है, वो जो डिस्काउंट लिया या दिया जा रहा है 3,000 रुपए, वो कब लिया दिया जा रहा है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स। जब वो पैसा दिया और लिया गया उसी समय कुछ डिस्काउंट लिया दिया गया, दिस इज नोन एज कैश डिस्काउंट। राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये तो मजबूरी हो गई, अब तो ये 3,000 रुपए के डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना मजबूरी हो गई। क्यों मजबूरी हो गई? क्योंकि आज तक किताबों में लिखा था 1 लाख रुपया देना है लेना है, इधर लिखा था 1 लाख रुपया देना है। अगर सिर्फ 97,000 की एंट्री करेंगे तो 3,000 तो बचा रह जाएगा। बाद में पता चलेगा कि एक्स बोलेगा लाओ जी लाओ 3,000 रुपया दो, अभी लिखा हुआ है 1 लाख में से तुमने 97 दिया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस कैश डिस्काउंट की बात को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे तो फिर तो जो डिस्काउंट का पर्पस था वो खत्म हो गया, क्योंकि जो लेना देना था वो तो सेटल कर दिया था ना कम रुपए में कि 97 में ही पूरा लेन देन खत्म हो जाएगा। इसीलिए कैश डिस्काउंट को हमेशा और हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। एक्स उसी 3,000 रुपए को डिस्काउंट अलाउड के खर्चे के रूप में रिकॉर्ड करेगा और वाई उसी डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव्ड के रूप में इनकम के रूप में रिकॉर्ड करेगा। सो व्हाट इज दिस कैश डिस्काउंट? दिस इज रिबेट अलाउड और रिसीव्ड at the time of receiving or making payments
this is known as cash discount. The purpose of cash discount is timely और prompt payment. कई बार क्या होता है, मतलब समय से पहले जो है ड्यू अमाउंट लेना है, उस ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट हमने मांग ली, उसी लिए कैश डिस्काउंट लिया दिया जाता है. सो बेसिकली जिस पार्टी ने इस कैश डिस्काउंट को अलाउ किया उसके लिए तो ये खर्चा हो गया. कैश डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी which is allowing the discount, and cash discount is an income for the party receiving the discount. Cash discount is an income for the party receiving the discount. समझे मेरी बात के नहीं, उसके लिए इनकम हो गई. सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी कहानी यहीं पर पूरी तरह से होती है समाप्त. ठीक है जी. तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी हम इनफैक्ट कर ही चुके हैं. तो ये स्टॉक की बातें हमने सारी की सारी कर ली थी, रॉ मटेरियल की. इसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, राइट. तो ये सारा का सारा हमारा काम यहीं पर होता है समाप्त. आज के इस सेशन में हमने बहुत सारा काम किया. हमने अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किए थे, रेवेन्यू, कॉस्ट, इनकम, फिनेंशियल ईयर, और उसके बाद हमने बातचीत कर ली गुड्स की. गुड्स के बाद हमने साथ ही साथ किसकी बात कर ली, हमने बात कर ली परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, और उसके बाद हमने डेटर, क्रेडिटर. ठीक है ना, ये सारा हमने काम कर ही लिया था. इसके बाद हमने डेटर्स की बात कर ली, हमने क्रेडिटर्स की बात भी कर ली. पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 आज का. और अच्छा, उसके बाद ये तो इनफैक्ट 6, 7, 8, 9 तो ये होने चाहिए थे. और डेटर और क्रेडिटर ये हो गया जी हमारा 10 और 11, करेक्ट. और इसके बाद हमने डिस्काउंट की बातें कर ली, जिसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों को कर दिया कंप्लीट. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. अच्छी तरह से इसे करिएगा क्योंकि आने वाली क्लासेस के लिए यही सब बेस होगा. इससे पिछले 2 जो मैंने सेशंस आपको करवाए थे उनको दोबारा 3 बार, 4 बार, 5 बार देख के पक्का कर लो, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी चीजें कराऊंगा ना, यही बेस बार बार काम आएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन यही करता हूं समाप्त. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.